दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिक्स एंड बिल्स, यानी पॉलिटिक्स यानी आपके राजनीति और बिल्स यानी सरकार कौन कौन से अध्यादेश पारित कर रही है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर सरकार की नई नई नीतियों के बारे में हमें पता चलता है। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि एक सशक्त भारत का निर्माण और कैसे हो पाएगा जब हम अपने यहां कोई प्रस्ताव पारित करते हैं, कोई अधिनियम आता है। तो इस तरह के अधिनियम से संबंधित जो क्वेश्चन है और वो भी पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी सबसे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर है, ये आपको दी जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पर्टिकुलर इस टॉपिक का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आपके लिए सब बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक बार टेस्ट दे लेंगे तो उससे क्या होगा कि सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात आपको ध्यान देना है कि आज हमारा है डे 6 यानी आज हमारा छठा दिन है। इसके पहले 5 लेक्चर अलग अलग टॉपिक पर दिए जा चुके हैं। लाइक आपका स्पोर्ट्स हो गया, लाइक आपका नेशनल न्यूज हो गया, आपका क्या हो गया अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है। इस तरह के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करा दिए गए। इस तरह के टोटल हमारे पास जो है वो टोटल 29 कैटेगरी है, यानी मैं पूरा महीना आपको इस तरह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर की नई नई बातें बता सकता हूं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन दिए गए हैं वो औरों से हटकर हैं। अगर सच में आप ईमानदारी से एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए इस एप्लीकेशन पर, आप मटेरियल देखिए, आप कंटेंट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि औरों से हम अलग क्यों हैं। ठीक है, तो जल्दी से विजिट करिए और ताकि आपको और भी मजा आए। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। लिख रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा भाई? तो हवाई अड्डा का नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा। याद कैसे रखा जाए सर? अरे यार, कुशीनगर किससे बिलोंग करता है बताइए? कुशीनगर से संबंधित कौन है? सर आपने एक बार हिस्ट्री में पढ़ाया था कि महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण यानी उन्होंने अपने शरीर का जो त्याग किया था वो कहां किया था? इसी कुशीनगर में किया था। इसी कुशीनगर के से थोड़ी दूरी पर, ज्यादा नहीं, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर कपिलवस्तु है, लुंबिनी है, जहां पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो इसके आसपास बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं और कुशीनगर भी अपने आप में बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यहां पर देश विदेश से यानी अलग अलग देशों से, जापान से, तिब्बत से, थाईलैंड से, कंबोडिया से तमाम तीर्थयात्री भारत आते रहते हैं। कहा जाता है कि लगभग रोज नए कम से कम 300 से 400 तीर्थयात्री यहां यात्रा करने के लिए आते हैं। तो इसको जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को मंजूरी दिया गया कुशीनगर एयरपोर्ट को। ठीक है, याद रहेगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर में प्रैक्टिस भी कराऊंगा ना, मतलब एक बार आपको ऐसे पढ़ाता हूं फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाता हूं कि आपकी परीक्षा में कैसे पूछेगा, फिर आपको वहां अपना टैलेंट दिखाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है कि संधि को आधार बताकर नेपाली संसद के निचले सदन, ये तो शुरुआती दौर में था, बाद में नेपाल की संसद ने इसको जो है पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया, निचले सदन से भी और उच्च सदन से भी पारित कर दिया। अरे यार वही वाला इशू है जो उत्तराखंड के 3 स्थान को क्या कर रहा था, नेपाल अपने मैप में दिखा रहा था, जिसका भारत क्या कर रहा था, आलोचना कर रहा था। तो भाई इसमें कौन सी संधि का मामला था? उसमें ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, क्योंकि भारत जो है अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, ब्रिटिश का। तो याद रखिए उन्होंने नेपाल के साथ एक संधि कर रखी थी, सुगौली की संधि। कौन सी संधि है? सुगौली की संधि। और यह संधि हुई थी 1816 में। तो आप इसको याद रखेगा, सुगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। उसके तहत ये जो 3 स्थान थे वो भारतीय क्षेत्र में आते हैं, जबकि अब नेपाल उन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शामिल दिखाता है। ठीक है, तो उसमें आप याद रखेंगे कि लिपुलेख दर्रा है, उसका भी नाम वहां पर है, तो काला पानी है, लिपुलेख है। ठीक है, ये सब आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, करा कि किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है। वैसे मुझे नहीं पता कि लोग गायों को क्यों काटते हैं। वैसे गाय का मतलब हर पार्ट, यहां तक कि उसका मल, उसका मूत्र, मतलब वही एकमात्र ऐसी जानवर है, ठीक है, जो जिसे माता का दर्जा देते हैं और जिसके संपूर्ण अंग से फायदा ही फायदा है। सोचो किसी के मल से भी फायदा हो सकता है, उसके मल से खाद तैयार किया जाता है, गोहरी तैयार किया जाता है, मस्त होकर जो बाटी चोखा
आनंद लेते हो ना, वो उसके मल से ही तैयार किया जाता है। तो आप सोचो कि ऐसे पशु को जो है हत्या करना, निर्मम हत्या करना, ये कितना गलत बात है। ठीक है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मंजूरी दे दिया है। अगर कोई भी किसी तरह से किसी गाय को या गाय से संबंधित किसी तरह के जानवर को, ठीक है, यानी उसके बछड़े हो गए, उससे बड़े हो गए, कुछ भी हो गए, अगर उनको क्षति पहुंचाता है तो उसको जो है 3 साल के लिए सजा सुनाई जा सकती है, और अगर हत्या करता है तो जो इस पे 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय, जिसको हम बोलते हैं NRI, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो ऐसा इंडियन जो भारत में जिसका रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट माने आवास, ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, तो जो NRI है, जो एक अप्रवासी भारतीय है, उसके रूप में शामिल होने के लिए समय सीमा जो थी वो पहले 182 दिन हुआ करती थी। उसको भी याद रखें, क्या पता आपसे पहले वाला पूछ ले, तो याद रखें 182 दिन हुआ करती थी। अब उस समय सीमा को घटा करके 120 दिन कर दिया गया। 120 दिन मतलब 4 महीने की सीमा। अरे भाई 30 दिन का महीना होता है, 3 चौका 12, ठीक है, यानी 120 दिन आ गया। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले 6 महीने का समय लगता था, 3 चौक 18, तो उसको आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो अब 120 दिन का समय हो गया, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, करा उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज्यादातर श्रम कानून, जितने भी लेबर रिलेटेड जो कानून थे, उनको निलंबित करने का अध्यादेश पारित कर दिया है। तो उसको याद रखेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए करके दिखाया है, और अब अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा ये जो है निलंबन किया जा रहा है। हुआ क्या था, कुछ इशू ऐसा हुआ दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर राज्य में जब संख्या बढ़ती है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो लोग उस राज्य को छोड़कर किसी अन्य जगह पे जाते हैं। जैसे आप इस कंडीशन में आप उत्तर प्रदेश और बिहार देख सकते हो, भाई यहां की पॉपुलेशन ज्यादा है और यहां पर रोजगार के साधन नहीं है, तो इस वजह से यहां के जो व्यक्ति हैं वो चले गए, मान लीजिए मुंबई चले गए, कुछ चंडीगढ़ चले गए, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ पश्चिम बंगाल चले गए, वो अलग अलग जगह पे चले गए काम करने के लिए। अब वहां पर क्या होता है, उनका शोषण होता है, वहां पर उनके साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया जाता। इस वजह से अच्छा, उनकी भी डिपेंडेंसी हो चुकी है, वो भी जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वो भी निर्भर हो चुके हैं मजदूरों के ऊपर। तो ऐसे में हमारे मजदूरों के साथ अगर कुछ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है 3 साल के लिए, और उनके लिए अलग से जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही। इस तरह का काम अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया कि सबका एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति किस राज्य में कहां कहां काम कर रहा था, ताकि हमें भी पता चले कि कितनी बाहर जो हमारी पॉपुलेशन जाती है और वो अलग अलग राज्यों में काम करती है। क्या उसे हम अपने राज्यों में रोक करके उसको और अच्छा भविष्य नहीं दे सकते? तो ये सब चीजें हैं वहां से जुड़ी हुई, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल शिक्षकों का जो 100% का आरक्षण था उसे रद्द कर दिया। याद रखें दोस्तों, ये मामला काफी पुराना, आई थिंक 1986 वगैरह का मामला है, और इसमें इशू क्या था मैं आपको इशू समझाऊं। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा टेक्निकल है। सुनिए, जो आंध्र प्रदेश राज्य की बात हो रही, जो हमारा उत्तर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश जिसकी बात हो रही दोस्तों, वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां के जो शेड्यूल्ड ट्राइबल वाले क्षेत्र थे, मतलब जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र थे, ठीक है, वहां पर जो स्कूल बनाए गए थे, वहां पे कहा गया भाई कि यहां पर एसटी टीचरों की भर्ती की जाए, वो भी 100% आरक्षण के साथ। लेकिन इसको जो खारिज कर दिया गया। क्या पॉसिबल है कि किसी को 100% का आरक्षण दे दिया जाए? नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है। आरक्षण दिया जाए, ठीक है, ये बेशक सही है, लेकिन आरक्षण जो है 100% नहीं, 50% से ऊपर आरक्षण में जो है थोड़ी सी चुनौतियां होती हैं। तो यहां पर इंदिरा साहनी का एक मामला आया था, उसे रिपीट करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है खारिज कर दिया। ठीक है, तो इसको रद्द कर दिया, जो आरक्षण वाली व्यवस्था थी। ठीक है, अभी सन 2000 से चल रहा था, उसके बाद ये रद्द किया गया। आगे देखिए, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? अभी देख रहे हैं यार, कोरोना का इतना टाइम चल रहा है, और ऐसे में अदालतों का जो काम है वो अगर बंद हो जाएगा तो केसेस पेंडिंग हो जाएंगे, और केसेस पेंडिंग हो जाएंगे तो फिर समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी, और ज्यादा सिस्टम उलझ जाएगा। इसलिए हुआ कि अभी कोरोना से रक्षा भी करनी है और काम भी करना है, तो ऐसे में वर्चुअल, जैसे इस तरह इस समय क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो जैसे G20 समिट हुआ, ठीक है, तो वो सऊदी अरबिया में हो रहा था, तो
वहां पर मोदी जी को भी जाना था और भी राष्ट्राध्यक्ष वहां पे आने वाले थे अलग अलग देशों से, तो वो लोग गए नहीं, वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम कर लिए। तो बहुत सारे जो अभी इस समय समिट हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट कर दिए जा रहे हैं, अटेंड कर लिए जा रहे हैं और वहां जो भी बात रखनी अपनी रख दी जा रही है। तो इस तरह से काम वहां पे चल रहा है। उसी तरह से यहां पर उत्तर प्रदेश में वर्चुअल कोर्ट बनाया गया कि यहां पर जो न्यायाधीश होंगे, जो जज होंगे, वो दूर होंगे और वो अपना निर्णय सुनाते रहेंगे ताकि वो सेफ्टी भी बरकरार रहे और उनका काम भी चलता रहे। तो वर्चुअल कोर्ट बनाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। समझ में आ गया, याद रखेगा। अगला है डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा नया ऑर्डिनेंस को हिंदी में अध्यादेश कहा जाता है, पारित किया है। तो याद रखें दोस्तों 1897 का इसमें एक अधिनियम चला करता था जिसका नाम है महामारी रोग अधिनियम। ठीक है, इसके तहत इसमें बदलाव किया गया है। अच्छा, इशू क्या था मैं आपको कहानी बता दे रहा हूं। कई बार क्या होता है कि कई लोग जो है झुंड में गुंडे लेकर पहुंच जाते हैं, किसी डॉक्टर को पीट दिया, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया, क्लिनिक को नुकसान पहुंचा दिया। अब देखो डॉक्टरों से मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं डॉक्टरों से गलतियां नहीं हो सकती, गलतियां हो सकती हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं अपने ज्ञान का गलत दुरुपयोग कर मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं सदुपयोग की बजाय। वो एक गलत चीजें हैं, उसका पर्दाफाश होना चाहिए, सरकार को उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं पब्लिक ज्यादा अफेक्टेड होती है। लेकिन बात आती है डॉक्टरों को नुकसान पहुंचाना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो अच्छे डॉक्टर है भाई नुकसान उनको ही पहुंच सकता है। तो एक एक का हमें ख्याल रखना है, हमें एक एक का ख्याल रखना है। देखिए हमारा जो देश का कानून है ना, वो पता है किस चीज पे काम करता है, शायद आपको ना पता हो, मुझे भी नहीं पता था, मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैं जब इन सारी चीजों को पढ़ा समझा तो लगा कि नहीं यार ये सही है। देखिए हमारा कानून इस तरह से बनाया गया है कि 100 गुनहगार अगर आजाद हो सकते हैं, मतलब हम उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, उनको सजा नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। उसी एक बेगुनाह को बचाने के लिए ना 100 गुनहगार हमारा क्या कर लेते हैं, फायदा उठाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो जो गलत डॉक्टर हैं उनके साथ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन सही डॉक्टर अगर उसमें पिस जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, इस तरह का एक ऑर्डिनेंस लाया और उसमें यह है कि अगर आप किसी तरह के डॉक्टर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो दुगुना जो मार्केट वैल्यू उसका होगा, जैसे मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी आपने तोड़ दिया तो आपको 20 लाख रुपए भरना पड़ेगा, कुर्की करा ली जाएगी आपकी संपत्ति की। ठीक है, तो ये सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जो है ला दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। आगे किस राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 साल से घटा करके 3 साल कर दिया है। ठीक है, तो काफी दिन से झगड़ा चल रहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये मामला भी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो यहां पर काफी जो विवाद चल रहा था और अब जो है ये विवाद जो है समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहां पर जो राज्य निर्वाचन आयोग थे, जो ईसी होते हैं राज्य के, उनका जो कार्यकाल था वो 5 साल का, जनरली हम लोग पढ़ते हैं 5 साल का कार्यकाल होता है, बट यहां पे घटा करके कार्यकाल उनका 3 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आपदाएं और आपदाओं के कार्य जो है निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। आप जानते हैं सूची वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 3 तरह की सूचियां हमारे यहां हैं, केंद्र सरकार की केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। केंद्र सूची पर नियम कानून बनाने का कार्य, सब कुछ काम किसका है, केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का काम जो है राज्य सरकार का होता है। समवर्ती में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। ये जो आपदाएं हैं, ये आपदा और आपदा से संबंधित जो कार्य हैं, ये केंद्र सूची के विषय में आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा केंद्रीय कैबिनेट। मजा आ रहा है कि नहीं, आएगा मजा। और देखिए हर बार आप ये मत सोचा करिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आगे आपका जो पेपर होने वाला है आप उसको अच्छे से दें, तो उसके लिए जरूरी कि आप इस तरह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को जरूर देखें। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं लास्ट 6 मंथ में आपको दे दे रहा हूं 1 घंटे में। यार कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा 1 घंटे में आपको पिछले 6 महीने की न्यूज पढ़ा देगा? मतलब पूरे साल में जितनी घटनाएं घटी वो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। आप बताओ, क्या वो 2 घंटे में समाप्त हो सकता? नहीं हो सकता। आप इतना समझदार हो यार, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं तो सोचो हमारे समाज का क्या होगा। हमारे समाज का, आप बेवकूफ बनो, आपको बड़े आसानी से कोई भी बेवकूफ बना ले जाता है। आप रियल में देखो कि आपके लिए क्या जरूरी है, कौन सी ऐसी क्लास है जिसे देखने से आपको फायदा मिल रहा है और आपको किस वे में पढ़ाई करना है। ये सब एकदम प्री प्लान्ड होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। हवाई में काम मत करिए। मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको इस सीरीज से जुड़ना है तो जुड़े रहिए, टोटली फ्री है, सब कुछ दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, बढ़िया से समय देकर पढ़ाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस किया जा रहा है। मैं चाहता तो ऐसे
बोल के चला जाता है केंद्रीय कैबिनेट ने 6 अप्रैल 2020 को सांसद निधि के तहत जो मिलने वाला फंड था उसको कितने साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। याद रखिएगा 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, 2 साल के लिए निलंबित। अगला क्वेश्चन, ठीक, ये कोई पढ़ाने का तरीका नहीं होता है, ठीक है। आप इत्मीनान से बताइए, चीजों को समझाइए, हर क्वेश्चन पे डिस्कस करिए ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें, ठीक है। ये समझना पड़ता है और करना पड़ता है। हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि सब बचपन से हमें याद है, हम भी मेहनत करते हैं। जब कोई इशू आता है, कोई टॉपिक आता है तो उसको पढ़ा जाता है, उसके बारे में जाना जाता है ताकि क्लासेस के समय आपको सारी चीजें बताई जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। लिख रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने 6 अप्रैल 2020 को एक जो है फैसला लिया है। उसमें था कि सांसद निधि के तहत जो फंड दिया जा रहा था लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, कितना फंड आ रहा था, ऐसा तो कुछ यहां लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अपनी तरफ से। इसके लिए फंड आ रहा था 1 साल में 10 करोड़ रुपया। कितना आ रहा था? 1 साल में 10 करोड़ रुपया आ रहा था। तो वो फंड आ रहा था लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। मतलब जो सांसद हैं, सांसद मतलब एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं विधानसभा वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको एमएलए कहा जाता है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा हूं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों वाले आते हैं, ठीक है। दोनों को एमपी कहा जाता है। तो उनका जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड था उसको जो है सरकार ने 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और 2 साल का पैसा उठा करके कहां डाल दिया जाएगा? कोरोना से लड़ने के लिए डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगले 2 सालों तक आपके एरिया में कोई भी डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, ये ऐसा मालूम पड़ता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद से। चलिए एक चीज और याद रखें, इतना ही नहीं, सांसदों के वेतन में भी कटौती की गई। और कटौती कितना किया गया? 30% का कटौती किया गया, ठीक है। इसके लिए जो चेंजेस किए गए, जो नियम बदला गया, वो बदला गया। सांसद से संबंधित एक नियम था, संसद सदस्य जिसमें वेतन भत्ता और पेंशन आता, उससे संबंधित एक नियम है 1954, ठीक है। उसमें जो है संशोधन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अब जो है उनको 30% कम जो है उनको पैसा दिया जाएगा, जो उनका वेतन होगा वो दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री होंगे, जो राष्ट्रपति होंगे और भी जो बड़े पद पर लोग हैं, वो भी स्वेच्छा से 30% का जो है यहां पर डोनेशन देने वाले हैं, तो भी आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे, ठीक है। अब मैं ऐसा बता के नहीं जाऊंगा कि उत्तर लिखा है 15 साल, ठीक है, 15 साल ना, तो 15 साल उत्तर लिखा है, 15 साल आप याद करो, नहीं, आप जानो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। दोस्तों अभी तक क्या था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जाके निवास नहीं कर सकता था। लेकिन जब हमारा आर्टिकल 370, ठीक है, जो समस्या थी, जब से उसको बीजेपी सरकार ने सॉल्व किया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया, सॉल्व किया। उसके बाद जो है ये एक जो है अध्यादेश लेकर आई है सरकार कि 15 साल। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि अगर कोई भी बच्चा वहां पढ़ाई कर रहा है, जम्मू कश्मीर में रखे, पिछले 7 साल से पढ़ाई कर रहा है और 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा भी उसने दिया है, ठीक है, तो ऐसे में वह वहां का डोमिसाइल माना जाएगा। डोमिसाइल मतलब वो जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन 2 दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति पिछले 15 साल से वहां रह रहा हो बाकायदा, ठीक है, तो उसको भी वहां का नागरिक माना जाएगा। तीसरी कंडीशन में कहा गया कि जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं, ऑफिसर रैंक के, जैसे जो कर्नल हैं, मेजर हैं, जिनकी ड्यूटी खास करके घाटी में लगी है, अब वहां पे वो पूरी फुल फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चे उनके वहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो है ये सुविधा दिया गया है कि वो 10 साल भी अगर वहां पे समय बिताए हैं तो वो भी जो डोमिसाइल के अधिकारी होंगे, अधिकार में होंगे। लेकिन ग्रुप 4 का अगर कोई मेंबर है, ग्रुप डी के मेंबर में अगर कोई आता है, तो जैसे इस क्या है, आपका सिपाही उपाही है, वहां पर ड्यूटी लगी है, वो 10-15 साल से काम कर रहा है, तो वो वहां का डोमिसाइल नहीं माना जाएगा, वो वहां का निवासी नहीं माना जाएगा। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। जितनी बातें बताएं वो सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में न जाने आपसे क्या पूछ ले, ठीक है, एकदम तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के प्रस्तावित 38वां नया जिले का नाम क्या है? तो नए जिला का नाम क्या रखा गया दोस्तों? बड़ा अजीब सा नाम है, माइला होना चाहिए वैसे, यहां पर माइलादुथुराई, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं, अच्छी बात, ये 38वां जिला है, ये 2020 में पहला जिला बनाया गया है, यानी इस साल में। अदरवाइज अगर हम 2019 की बात करें तो याद रखिए तमिलनाडु में 5 नए जिले बनाए गए थे। कितने? 5 नए जिले बनाए गए थे तमिलनाडु में 2019 में। और 2020 में तो अभी तो मान लीजिए कोरोना पीरियड आके इस वजह से शायद टल गया, वरना मुझे लगता है कि 1-2 और जिले बन गए होते, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 38वां जिला हो गया, टोटल 38 हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका पर किस राज्य के मंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर दिया, हटा दिया? तो मणिपुर के मंत्री थे, ठीक है। अयोग्यता याचिका पर जो है उनको उनके पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो मणिपुर आप याद रखेगा, मणिपुर की राजधानी इंफाल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस
किस राज्य ने SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है? अब देखिए, एक तरफ आंध्र प्रदेश है जो 100% पदोन्नति की आरक्षण की बात कर रहा है, पदोन्नति नहीं 100% आरक्षण की बात कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य है दोस्तों जो आरक्षण को ही हटा रहा है, पदोन्नति यानी प्रमोशन जो है आरक्षण को लेकर के नहीं किया जाएगा। जिसके अंदर स्किल होगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा, प्रमोशन उन्हीं व्यक्तियों का होगा। ये सही भी है, ठीक है। एक बार आपको एंट्री लेवल पे आपको सुविधाएं दे दी गई, उसके बाद होना यही चाहिए कि अगर आप उस पद के लिए काबिल हैं तब तो आप उस पद पे जाओ, अदरवाइज वहां भेजने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखें। कर हाल ही में किस देश ने अपनी नौसेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन जो है घोषित किया है? याद रखेगा, नौसेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन की घोषणा की गई है और भारत ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक क्या होता था, जो नौसेना थी उसमें, या आप कह सकते हो कि जो आपका ये चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नौसेना हो, नेवी हो, या फिर आपका मिलिट्री हो, तीनों जगह पे ऐसा था। एक वर्ड आपने सुना होगा, शार्ट सर्विस कमीशन, सुना होगा ना, शार्ट सर्विस कमीशन। इस शार्ट सर्विस कमीशन में क्या होता था, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए नौसेना के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 14 साल की ड्यूटी बनती थी, ठीक है। मतलब जैसे आपको नौसेना में, मान लीजिए नेवी में आपको जॉब मिल गया, ठीक है, अब आप चले गए वहां पर, तो आपकी ड्यूटी आजीवन नहीं होगा, आपकी ड्यूटी होगी सिर्फ 14 साल। सर 14 साल बाद क्या करेंगे? 14 साल बाद आ जाओ, कुछ भी करो, जाओ खेती करो, कोई काम करो। सर मान लीजिए मेरी एज सर अगर 25 साल है, मुझे 25 साल में अगर नेवी में नौकरी मिल गई तो 14 साल यानी सर जब मैं 39 साल का हूंगा तब मुझे नेवी से आउट कर दिया जाएगा। हाँ, आपको आउट कर दिया जाएगा। सर उसके बाद मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे को क्या पता है जिंदगी का क्या, आप कुछ भी करो। तो इस वजह से लोग बड़ा परेशान होते थे। तो यहां पर जो है अभी शार्ट सर्विस कमीशन जो था उसको भी समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि खासकर ये जो अस्थायी कमीशन की बात की गई इसमें था कि पहले महिलाओं और पुरुषों में जो है मतभेद किया जाता था। तो पहले तो ये हुआ कि मतभेद नहीं किया जाएगा, दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा और आजीवन, मतलब लास्ट जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाते तब तक उनको रखा जाएगा और पेंशन भी दिया जाएगा। शार्ट सर्विस में पेंशन नहीं दिया जाता था, इसमें पेंशन भी देने की बात की गई थी। अच्छा, जिस कंडीशन में मैं शार्ट सर्विस में 14 साल की बात कर रहा हूं, उस कंडीशन में महिलाओं के लिए समस्या थी, वो केवल 10 साल के लिए जॉब कर सकती थी। ये भी एक बड़ी समस्या थी, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। राज्यसभा द्वारा जारी कितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? एक विधेयक पारित किया गया है। तो कुल 3 विश्वविद्यालय हैं जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। एक है संस्कृत विश्वविद्यालय है, दिल्ली में है, ठीक है। एक है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है, संस्कृत विद्यापीठ है, वो भी दिल्ली में है। एक और संस्कृत विद्यापीठ है, वो तिरुपति में, तिरुपति बालाजी का नाम सुना, दक्षिण भारत, ठीक है, तो याद रखेगा तिरुपति में। ये 3 विद्यालय हैं। संजोग अच्छा है कि तीनों संस्कृत वाले विद्यालय हैं, एक दक्षिण भारत में, 2 दिल्ली में। उन 3 विद्यालयों को जो है यहां पर केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया है, विश्वविद्यालय का। चलिए आगे देखिए। सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, इसको जो है आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल कर लिया है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम ही है, 1955 में आया था, उसके तहत जो है इसको जो है इस समय का सबसे नीड वाली वस्तुओं में रख दिया गया, ठीक है। और है भी क्यों नहीं, क्योंकि सभी के लिए जरूरी है कि मास्क सबके लिए जरूरी है और हैंड सैनिटाइजर भी अति आवश्यक है। आगे देखिए। किस राज्य विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना करने के लिए विधेयक जो है पारित कर लिया है, प्रस्ताव पारित कर लिया है? तो 2 राज्य हैं, एक था बिहार, दूसरा था महाराष्ट्र, ठीक है। इन दोनों ने जातिगत जनगणना किया है। अब आप कहोगे सर जातिगत जनगणना करने का क्या मतलब था? तो दोस्तों जातिगत जनगणना करने से जो आंकड़े मिलते हैं उससे सरकार को नीतियां बनाने में बड़ा मदद मिलता है। जैसे अगर आपको यही नहीं पता हो कि आपके राज्य में कितने जनरल वाले कैंडिडेट हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, तो आप बराबर का ध्यान कैसे दे पाओगे? ऐसे में समस्याएं होंगी। तो जातिगत जनगणना का कार्य बिहार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मजा आ रहा है ना? आएगा मजा। पूरा वीडियो देखा करिए यार आप लोग। आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। एक विद्यार्थी के अंदर अगर ये गुण नहीं है, पेशेंस का गुण नहीं है, तो आप जान लो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, आप सफल हो नहीं सकते। इतनी बढ़िया क्लास दी जा रही, इतनी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, सब कुछ दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है, और आपके पास समय नहीं है। क्या कर रहे हो? विद्यार्थी का अगर ये गुण है तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बुरा लगता है तो लगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम दिक्कत नहीं है। तो आप यार वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, इतने प्रेम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है, एकदम आराम आराम से आपको समझाया जा रहा है। हर चीज के पीछे लॉजिक दिया जा रहा है। सोचो 30 क्वेश्चन यार मैं कब का खत्म कर चुका होता पढ़ा के, लेकिन जानबूझकर मैं डिटेल में लेके चल रहा हूं, आप समझो चीज। यही क्वेश्चन देखो, करा ईवीएम मशीन में नोटा का उपयोग करने के लिए जो बटन होता है किस रंग का होता है? देखो इसका पोस्टमार्टम मैं करता हूं दोस्तों। जो नोटा का बटन होता है वो होता है गुलाबी रंग का। ये नोटा क्या होता है? नोटा वह बटन होता है अगर आपको लगता है कि इस चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से कोई भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, कोई भी आपकी नजर में अच्छा नहीं है, तो
आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटा का इस्तेमाल करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है बताइए? यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। बड़ा ढूंढने के बाद इसका उत्तर मिला 14वें नंबर का देश है जो भारत है वो नोटा का इस्तेमाल कर रहा है। कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का देश है। और भी चीजें बताऊं इसके बारे में। सबसे पहले नोटा का इस्तेमाल सन 2013 में हुआ था। किसने किया था? राजस्थान ने किया था, मध्य प्रदेश ने किया था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ उसने किया था, और मजा ले रहा था मिजोरम ने किया था। 4 राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले नोटा का इस्तेमाल किया था। इतने तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर में सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 स्वीकृति प्रदान किया गया। तो दोस्तों यह राज्य था उत्तर प्रदेश। अब आप कहोगे सर भूजल नीति क्या थी? इसके पहले एक अटल भूजल योजना भी आ चुकी थी, वो याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन उस योजना को लॉन्च किया गया था। ये भूजल योजना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई जमीन में तो लिमिटेड पानी है और उसका दुरुपयोग ना होने पाए, तो जो लोग समरसेबल वगैरह लगाते हैं ना उनकी लिस्टिंग किया जाएगा, उनका पंजीकरण किया जाएगा। हम लोग नोट करेंगे कि कितना समरसेबल चल रहे हैं अंदर, ठीक है। तो याद रखिए काफी अच्छी व्यवस्था है, इसको भूजल व्यवस्था बोलते हैं, तो इसको याद रखेगा। ये इससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा और सरकार इस कुछ अच्छा प्लान कर पाएगी। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल में जो है मंजूरी दिया गया, तो कितना अधिकतम समय बढ़ाया गया इसके लिए? दोस्तों पहले समय सीमा था 18 सप्ताह का, बाद में इस समय सीमा को बढ़ा के कर दिया गया 24 सप्ताह। अब देखो 4 सप्ताह में तो महीना खत्म हो जाता है और 4 × 24 मतलब आ गया मामला 6 महीने पे, ठीक है। पहले जो है दूसरा था, तो याद रखेगा अब जो है ये 6 महीने का हो गया। 6 महीना मतलब उसका ऑफिशियल, मान लीजिए कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है और वो किसी सरकारी ऑफिस में काम करती है तो उसको कितने दिन के लिए छुट्टी दिया जाएगा बताइए? कितने दिन के लिए छुट्टी दिया जाएगा? 6 महीना का ऑफिशियल छुट्टी मिलेगी इसको, ठीक है। यहां से इसको याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य की 3 राजधानियां प्रस्तावित हुई हैं? तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश जो राज्य उसकी 3 राजधानियां प्रस्तावित हुई हैं, ठीक है, उसको याद रखेगा। जैसे अमरावती सुना था, कुन्नूर सुना था, विशाखापट्टनम, तो इसको याद रखेगा। आगे ब्रू रियांग जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के बाद उन्हें किन राज्यों में बसाया जाएगा? तो त्रिपुरा राज्य में दोस्तों इनको बसाया जाएगा। लगभग 30,000 इनकी जो है टोटल जनसंख्या है। इनको रहने के लिए घर भी बना के देगी सरकार और खाने पीने के लिए आहार भी अवेलेबल कराएगी, प्लस इनके लिए कुछ डिपॉजिट भी कर रही, पैसा भी देने का आप रहिए, ठीक है। तो याद रखेगा ब्रू रियांग जनजातियों को बसाने का कार्य त्रिपुरा में किया जा रहा है। आगे देखिए अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो तिब्बत ने पारित किया। वैसे तिब्बत के द्वारा कुछ पारित करने का मतलब नहीं रह गया, क्योंकि तिब्बत पर पूरी तरह से कंट्रोल कौन कर रहा है? चीन कंट्रोल कर रहा है। तिब्बत की राजधानी बता दीजिए जरा, तिब्बत की राजधानी क्या है? क्या है बताइए? लासा। तिब्बत की क्या है? लासा, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए करा कि दुष्कर्म और पास्को अधिनियम, पास्को माने जानते कि नहीं? प्रोटेक्शन होता है, इससे बच्चों का जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस ऐसे करके इसका नाम है पूरा। तो दुष्कर्म और पास्को अधिनियम के मुकदमों से निपटने के लिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे देश में? तो याद रखिए ये 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जो कि कम समय में जो है अपना निर्णय देगी। आगे देखिए किस राज्य ने असमिया राज्य को राज्य भाषा घोषित कर दिया? अब असमिया की बात आ गई तो असम ही तो घोषित करेगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी जी। तो ध्यान दीजिएगा केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद अब चौथे राज्य का नाम रख दिया इनर लाइन परमिट में। वो राज्य कौन सा है? तो राज्य मणिपुर, ठीक है। याद रखिए ये इनर लाइन परमिट क्या होता है? इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि अगर आप इन 4 राज्यों में जा रहे हैं, किसमें? आप याद रखें अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, नागालैंड, ठीक है, याद रखें कोहिमा राजधानी है, मिजोरम राजधानी आइजोल और मणिपुर राजधानी इंफाल। इन 4 राज्यों में अगर आप जाते हैं और 24 घंटे से ज्यादा स्टे करते हैं तो आपको राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। यही है इनर लाइन परमिट। समझ में आ गया? एक लाइन की बात बता रहा हूं साफ साफ, ठीक है। तो याद रखेगा किस राज्य की सरकार ने महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में 21 दिन में फैसला सुनाने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि अब महिलाओं के खिलाफ अगर कोई साजिश रची जाती है, उनके साथ दुष्कर्म होता है, उनकी हत्या होती है या बलात्कार होता है, तो ऐसे में 21 दिन के अंदर जो है फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है, ताकि दोषी को सजा जल्द से जल्द मिल सके। तो ये आज का 30 क्वेश्चन था। मजा तो खूब आया होगा।
चलिए अब देखिए, यहां से कुछ लोग होते हैं ना कि भग जाते हैं कि सर अब तो पढ़ लिया, अब टाइम नहीं है। वाह मेरे भाई, कितना टाइम नहीं है, मतलब नितिन सर से भी ज्यादा बिजी आप हैं, इतना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। अगर इतना ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो सोचिए कहां चले जाएंगे। थोड़ा और समय दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब पढ़ा चुका हूं, ज्यादा समय लेने वाला नहीं, सिर्फ आपको उत्तर बोलना है, ये आपके लिए अच्छा होगा। चलो उत्तर बताओ फटाफट। कौन सा एयरपोर्ट था? तो कुशीनगर एयरपोर्ट था, इसी को तो मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में, तो याद रखेगा। आगे कह रहा है कौन सी संधि है? तो याद रखें सुगौली की संधि 1816, यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काला पानी है, लिपुलेखा और लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा का नाम अक्सर मेरे दिमाग से स्किप कर जाता है। ठीक है, चलो कह रहा है कि गोहत्या से संबंधित कानून किसने बनाया? उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था। ठीक है, 7 साल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। मैंने शायद 7 लाख रुपए जुर्माना बता दिया था ना, नहीं उल्टा कर दिया था। ठीक है, 3 साल और 7 लाख रुपए बता दिया था, यहां थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए गूगल में नहीं हूं, अपनी गलती मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूं, अगर कहीं बाई मिस्टेक कुछ हो जाता है। इसको याद रखेगा, 7 साल का कारावास है और 3 लाख रुपए जुर्माना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितने दिन का जो एनराई वाला था इशू? तो 120 दिन, पहले 182 दिन होता था, अब 120 दिन कर दिया गया। ठीक है, करा है कि श्रम कानूनों को कितने समय के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो याद रखेगा इसको जो है अगले 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और 100% आरक्षण जो कैंसिल कर दिया गया इंदिरा साहनी के वाद को फिर से रिपीट करते हुए, ठीक है, तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, आंध्र प्रदेश का मामला था। आगे देखिए, वर्चुअल कोर्ट किसने स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट किया है। और यहां कह रहा है कि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पर हमला किया जाएगा तो दोगुनी संपत्ति वसूली जाएगी, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, कह रहा है कि इस राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए कर दिया है, जो कि 5 साल के लिए था, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार में जो है विवाद भी चल रहा था। ठीक है, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन वहां के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए कर आपदाएं और आपदाओं का कार्य, ये किस सूची का विषय है? तो ये केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, कह रहा है कि जो लोकल एरिया फंड के लिए जो पैसा मिलता था 1 साल में 10 करोड़ रुपए, वो कैंसिल कर दिया गया है, 2 साल के लिए उसको निलंबित कर दिया गया। प्लस सांसद का जो वेतन था उसमें भी 30% की कटौती कर दी गई है। ठीक है, 1954 में संसद सदस्य अधिनियम था, उसमें जो है चेंजेस किया गया। जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति अगर 15 साल रहेगा तो उसको डोमिसाइल माना जाएगा। ठीक है, और 38वां जिला कौन सा था? तो याद रखेगा मइलादुथुराई। ठीक है, मइलादुथुराई ये 48वां है। 5 जिले 2019 में बनाए गए थे और 2020 में भी पहला जिला बना है। अब कुल मिला के 38 हो गए। और कहां के मंत्री को अयोग्यता याचिका के आधार पर उनको हटा दिया गया उनके पद से? तो मणिपुर के मंत्री थे। ठीक है, इसको याद रखेगा। श्यामा कृष्णा कुमार इनका नाम था, तो याद रखेगा। करा है कि ST कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण को किसने समाप्त कर दिया है? उत्तराखंड राज्य ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो याद रखेगा। और नौसेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन की घोषणा किस देश ने किया? तो भारत ने किया है। ठीक है, और राज्यसभा द्वारा अभी कितने विश्वविद्यालय हैं? 3 विश्वविद्यालय हैं, 2 संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में हैं, 1 तिरुपति में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, करा हैंड सैनिटाइजर को और मास्क को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा। करा जाति आधारित जनगणना किसने कराया? तो बिहार और महाराष्ट्र ने कराया। ठीक है, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। क्या है इसमें? ईवीएम वाला बता रहा है, ईवीएम के बटन का रंग गुलाबी होता है। सबसे पहले 4 राज्य थे, कौन सा था? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा, अच्छा मैं कैसे याद किया हूं सुनिए, राजस्थान के बगल में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आप आगे बढ़ेंगे तो मिजोरम। ठीक है, अरे पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, उड़ीसा आएगा, फिर और आप आगे क्रॉस करेंगे तो बांग्लादेश आ जाएगा, उस साइड जाएंगे तो आपको मिजोरम मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए, कह रहा है कि भूजल स्तर में सुधार हेतु किसने किया है काम? तो याद रखिए, इसमें समरसेबल वगैरह का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कितने समरसेबल हैं, कहां लगे, कैसे लगे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चिकित्सा गर्भपात संशोधन में कितने समय के लिए क्या ये जो उनको छूट मिलेगी? तो 6 महीनों के लिए छूट मिलेगी, यानी 24 सप्ताह यहां पर होगा। 24 सप्ताह याद रखेगा, सप्ताह ही आपसे परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बन रही हैं और उसमें से विशाखापट्टनम है। ठीक है, ये कार्यकारी राजधानी होगी। अमरावती विधायी राजधानी होगी, क्योंकि विधानसभा जो बन रही है वो अमरावती में बन रहा है। और कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? कुर्नूल में है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ब्रू रियांग जनजातियों को अब त्रिपुरा में बसाया जाएगा। लगभग 30,000 जनजातियां यहां पर हैं और पैसे, रहना, खाना, घर सब दिया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में अनिवार्य जाति एकता विधेयक किसने पारित किया? तो तिब्बत देश ने पारित किया था, उसको भी आप याद रखेगा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए जा रहे हैं, याद रखिएगा, और 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है, जिसमें नाबालिगों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसमें जो है निर्णय दिया जाएगा। असमिया की राज्य भाषा को घोषित किया गया, कहाँ के लिए? असम के लिए, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी क्या है, वहाँ के राज्यपाल हैं। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के बाद चौथे राज्य के रूप में मणिपुर को शामिल किया गया, जिसमें इनर लाइन परमिट व्यवस्था शुरू हुई है। 24 घंटे से ज्यादा रुकने के लिए आपको राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में 21 दिन के अंदर जो फैसला दे दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के द्वारा यह निर्णय लिया गया, विधेयक को पास किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मजा तो आया ही होगा, हर विषय में मजा आएगा। और याद रखिए बहुत जल्द यानी मंडे से मैं आपके लिए एक धमाकेदार क्लास ला रहा हूं, मजा आ जाएगा पढ़कर दोस्तों। और मैथ, रीजनिंग, जीएस और जो आप लोगों का डिमांड था मूल विधि, ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और काफी मजेदार तरीके से पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है, मजबूर कर देते हैं आप लोग हाथ जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि नितिन सर वाकई हमारा साथ दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, देखिए हर सब्जेक्ट में मैं क्यों पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं कि अगर आप हर सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे तो किसी एक टॉपिक को पढ़कर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे में आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट पर। इसलिए दोस्तों, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, हर विषय की क्लासेज यहां पर दी गई यूट्यूब पर, आप आके देख सकते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहां पर वीडियो क्लास पे जब आएंगे तो आपको 2 सेक्शन दिखेगा कि भाई आप एग्जाम वाइज तैयारी करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं। अगर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट पढ़िए, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीधे एग्जाम में आइए, वहां एग्जाम वाइज भी चीजें आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।